हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि जीके जीएस का होगा। पांचवा प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस री एग्जाम्स के लिए जो है ये चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हम सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ ये जो पिछला पेपर हुआ है, जो रद्द हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उसी तरीके से पैटर्न के अनुसार जो ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर जो है ये किसने लिखा हुआ है, ये किसके द्वारा लिखित है, ये बताना है। तो सूर सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है सूरदास। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सूरदास के अन्य रचनाओं में सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, तो ये भी याद रखिएगा सूरदास की रचनाओं में। ठीक है, बाकी कबीरदास, तो कबीरदास का याद रखिएगा बीजक। कबीरदास की रचना जो है बीजक है, जो कि बहुत फेमस है और पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, कालिदास का एक याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत बार पूछा गया है। तुलसीदास का जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरितमानस। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो जो भारत माता मंदिर है ये स्थित है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी में है। वाराणसी का जो काशी विद्यापीठ परिसर है वहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसमें शुभारंभ इसका किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, शुभारंभ महात्मा गांधी के द्वारा 1936 में इसका जो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एक संगमरमर पर एक उकेरा गया भारत का एक आदर्श उभरा हुआ मानचित्र रखा हुआ है, जिसमें भारत के सागर दर्शाए गए हैं, मैदान दर्शाए गए हैं, पर्वत का प्रतिनिधित्व और समूचे भारत का जो है प्रतीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बब्बर शेर सफारी जो स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में, वो जिला है इटावा। ठीक है, इटावा जिला में स्थापना किया गया। आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है इनमें से। संतरे की पैदावारी कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो वो जिला का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है सहारनपुर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट सहारनपुर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य से इसमें से है। ठीक है, ब्रजमंडल का संबंध चरकुला, छोलिया, नटवरी, जोगनी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा नृत्य जो है ब्रजमंडल से संबंधित है, तो उस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य के बारे में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरकुला नृत्य जो है ब्रजमंडल क्षेत्र से या ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। और यह नृत्य क्या होता है, रथ के पहिए पर जो है घड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है किस ऋषि को समर्पित है। जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, पर्व है, त्यौहार है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, जो त्यौहार है, वो हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्व जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है आषाढ़ महीना जो हिंदी का होता है, यानी कि जून अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो महान संत जो व्यास हैं उसकी स्मृति में, उनकी स्मृति में मनाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध की अगर हम बात करेंगे तो इसी दिन भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ यानी कि वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा दोनों तरफ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है अपने आगरा जिले में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आगरा में। ठीक है, जहाँ पे ताजमहल है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1974, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 13 से 26 मई 2024 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें जो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस बार का 2024 का जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ, तो उमरोई में हुआ है। उमरोई कहाँ पड़ता है, ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जून 2024 में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में।
याद रखिएगा बिहार राज्य में ये है, जिसको रामसर स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया है, और ये बिहार राज्य के जमुई जिले में पड़ता है, जमुई जिला। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार जो है अपरिवर्तित रखा है? तो अपरिवर्तित रखा है, इसमें से बताना है कि अपरिवर्तित तो कितना था, मतलब कौन सा दर था ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6.5%। 6.5% आंसर 6.5% इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जून 2024 में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये 5 जून 2024 को हुआ है, जब जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून 2024 में मनाया गया इस बार। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके अवसर पर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के चांगलुंगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन पी पार्ट हो जाएगा, सिक्किम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है जो है ज्योति रात्रे। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ये 55 वर्ष की हैं, 55 वर्षीय ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के नाम अपने नाम किया है। ठीक है, अप्रैल 2024 में लारियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसे लारियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्हें चुना गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग के गुणों से और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं एकाधिक वंशागति। क्या कहते हैं? एकाधिक वंशागति कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। 1206 से लेकर 1210 तक ये गद्दी पर रहा था। उसी समय इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसको इल्तुतमिश ने जो है पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक जो किए रहा था और इसने जो है पूर्ण करवाया था। इसके बाद इसमें चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का इतिहास रहा है। ठीक है, तो पूर्ण करवाने की बात होगी तो इल्तुतमिश का बात आएगा, और जब होगा कि प्रारंभ किसने किया था कुतुब मीनार की निर्माण, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है बताना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत का अधिवेशन हुआ था। गुजरात के सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, और वहाँ पर रास बिहारी घोष जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे उग्र विचारधारा वाले तथा उदारवादियों के मध्य जो मतभेदों के कारण कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक तत्व में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं, इनमें से किसमें मिलते जुलते हैं, किससे तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, किंतु भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित है अनुदेश पत्र उससे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति के संबंध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आलू से संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डंपिंग रोधी यानी एंटी डंपिंग की जांच करता है? तो डंपिंग रोधी यानी एंटी डंपिंग की जांच की अगर हम बात करेंगे तो व्यापार उपचार महानिदेशालय वाणिज्य विभाग करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननांकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णित है? तो जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण जो है ये थॉमसन और नोटेस्टीन के द्वारा 3 चरणों में इसकी व्याख्या किया गया था। कार्ल सैक्स के द्वारा जो है 4 चरणों की अवधारणा दिया गया था, जबकि सीपी ब्लेकर ने जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल में 5 चरणों की व्याख्या किया था। अब प्रथम चरण में क्या होता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर शामिल है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों
जो कि आता है ये प्रथम चरण में। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, मेघालय राज्य में ये स्थित है, ठीक है, गारो पहाड़ियाँ। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 प्रकार की रेंज हैं। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से देखा जाएगा तो घास स्थल आएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, घास स्थल। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस की मात्रा बताएं तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है वर्ष किस वर्ष में अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की अगर हम बात करेंगे तो 1987 में अपनाया गया था, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और 2002 और 2012 में इसे 2 बार संशोधन भी किया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछेगा तो एकमात्र नृत्य कथक नृत्य है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, FTP क्या है? FTP एक कंप्यूटर के फॉर्म में मतलब अब है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि ये इसका उपयोग इंटरनेट पर फाइल का आदान प्रदान करने के लिए करा जाता है। तो इंटरनेट में फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है FTP, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेरा शब्द का फुल फॉर्म क्या है? तो रेरा शब्द की अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन किसमें किया गया? तो ओपेक का गठन की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 1960 में जो है ओपेक की अगर हम बात करते हैं तो 1960 में बगदाद सम्मेलन में ओपेक का गठन किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है? तो 12 है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल और गिनी और कांगो गणराज्य शामिल है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसकी बात करेगा तो वियना में पड़ता है। वियना किस राज्य में है? तो ऑस्ट्रिया राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो बगदाद सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को हर वर्ष, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तारीख को संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है प्रभावी हुआ, तो मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो 68 की अगर हम बात करेंगे तो भू हदबंदी जो होता है ये अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम केवल कृषि भूमियों के अधिकतम धारण पर रोक लगाता है, और इस प्रकार इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की भूमि जो है सम्मिलित नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उस अधिकतम सीमा के निर्धारण जिससे अधिक कोई भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये गलत है इसके संबंध में। उस न्यूनतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, तो ये भी गलत है। उस निश्चित सीमा का निर्धारण जिससे कोई अधिक भी आद्र भूमि नहीं रख सकता, तो ये भी गलत है। उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता, तो यहाँ पे 68 का डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है भू हदबंदी। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के आधार पर अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उस अधिकारी को हम कहते हैं प्रशासक। क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या होती है? अगले क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट 60 दिन की होती है, ठीक है, 60 दिन की होती है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध में क्या शामिल है? साइबर अपराध में शामिल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें जो दिया गया है कंप्यूटर के माध्यम से छल, ठीक है। साइबर अपराध में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के माध्यम से छल जो आता है ये साइबर अपराध से संबंधित है, ठीक है, ये तो शामिल है। कंप्यूटर माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार तो ये भी शामिल आता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी एकांकता का भंग करना ये भी जो है कल साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। कोई भी आपराधिक जो कृत्य होता है जो कंप्यूटर अथवा संचार साधनों यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी से अगर जुड़ा है तो वो साइबर अपराध के श्रेणी में आता है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे वित्तीय धोखाधड़ी हो गया, पहचान की चोरी हो गई,
हैकिंग हो गया, ठीक है, अश्लील संदेश सेंड करना, टेलीफोन टेक्निकल का दुरुपयोग, ठीक है, और वायरस का फैलाव, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर नेटवर्क पर आक्रमण हो जाता है, ठीक है, पोर्नोग्राफी को प्रोत्साहन, सूचनाओं की चोरी करना, तो ये सभी चीज़ें साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, और इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद बताना है कि जिसमें केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित हो। तो भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, ठीक है, भाग 18 है, उसके अंतर्गत एक आपातकालीन प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 20 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 और 75 है, ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के 74 और 75 जो अनुच्छेद है, ये दोनों में केंद्र के में संसदीय सरकार के स्वरूप से संबंधित है। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, और 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों की व्यवस्था करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी वाला चीज़ है, तो प्रावधान किया गया 18 में, और भाग 20 के अंतर्गत जो है संविधान के संशोधन के संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन। भाग 15 में क्या किया गया, भाग 15 में जो है निर्वाचन संबंधी समस्या है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, निर्वाचन संबंधी किसमें है, भाग 15 में। ठीक है, और भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा फाइनली डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, और ये वीडियो यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।